किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि प्यार कभी मरता नहीं है। इसका गवाह है आगरा में पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता और सफ़ेद संगमरमर से सजा ताजमहल, जो आज भी शाहजहां और मुमताज़ के प्यार की गवाही देता है। जी हाँ, हम उन्हीं शाहजहां और मुमताज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिनके प्यार की आज भी मिसालें दी जाती हैं। हम सदियों से सुनते आए हैं कि मुमताज़ महल की मौत के बाद शाहजहां ने उनकी याद में आगरा का ताजमहल बनवाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी इस प्रेम कहानी की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी? आखिर ताजमहल को बनवाने का विचार शाहजहां को क्यों आया? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज के इस एपिसोड की हम शुरुआत करेंगे। ये बात शुरू होती है सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान में मुग़ल साम्राज्य का शासन हुआ करता था। उस दिन मुग़ल शहंशाह के सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम का जन्मदिन था। शहाबुद्दीन 15 साल के हो चुके थे। इस मुबारक दिन पर आगरा के एक किले में एक आलीशान पार्टी रखी गई। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम शहंशाह का सबसे अजीज बेटा था, इसलिए उनके हर जन्मदिन पर उन्हें हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था। लेकिन शहंशाह इस बार कुछ अलग और ख़ास करना चाहते थे। शहंशाह ने इस जन्मदिन पर खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी से कर दी, जिन्हें पूरी दुनिया आज मुमताज़ महल के नाम से जानती है। खुर्रम को मुमताज़ महल पहले ही दिन से बहुत पसंद आ गई थी और उन दोनों में पहले ही दिन मोहब्बत हो चुकी थी। शादी होने के बाद अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और बेइंतहा कामयाबी हासिल की। इसी कामयाबी से खुश होकर शहंशाह ने खुर्रम को शाहजहां के लक़ब से नवाज दिया, जिसका मतलब होता है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियाँ थीं, जो आगरा किले के हरम में ही रहा करती थीं। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज़्यादा मुमताज़ को चाहते थे और यही वजह थी कि उनका सबसे ज़्यादा समय मुमताज़ महल के साथ गुजरता था। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और मुग़ल शहंशाह गुजर गए। शाहजहां मुग़ल शहंशाह को अपने बेटों में सबसे ज़्यादा अजीज थे और शाहजहां उस वक्त अपने बाबा की सल्तनत में अच्छा खासा नाम बना चुके थे। यही वजह थी कि अपने पिता की मौत के 7 साल बाद सन 1628 में शाहजहां ने अपने पिता की गद्दी संभाली। पूरी मुग़ल सल्तनत अपने नए शहंशाह से काफ़ी खुश थी। यही वो दौर था जब मुग़ल सल्तनत अच्छी खासी फैली हुई थी, यानी इंडिया और पाकिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में मुग़ल सल्तनत का राज हुआ करता था। अपनी सल्तनत को चलाने के लिए शाहजहां सारे फैसले खुद किया करते थे और मुमताज़ पीछे रहकर शाहजहां को मशवरे दिया करती थी। लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं थी। गद्दी संभाले अभी शाहजहां को 1 साल भी नहीं गुजरा था कि शाहजहां को फिर से दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 सालों तक जंग चलती रही और शाहजहां को हर जंग में कामयाबी मिली। सल्तनत काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। सभी लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि ये सारी खुशियाँ कुछ ही पल में मातम में बदल जाएगी। कहा जाता है कि शाहजहां और मुमताज़ के 13 बच्चे हो चुके थे और मुमताज़ अब अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चे को जन्म देने के कारण मुमताज़ शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे जैसे 14वें बच्चे को जन्म देने का समय नज़दीक आया, उसी दौरान सन 1931 में लोधियों ने विरोध का झंडा उठा लिया। शाहजहां के पास लोधियों का सामना करने के अलावा और कोई दूसरा चारा मौजूद नहीं था। शाहजहां चाहते थे कि इस युद्ध में मुमताज़ उनके साथ रहे और उन्होंने मुमताज़ को अपने साथ बुरहानपुर ले जाने का फ़ैसला किया। मुमताज़ ने शाहजहां का दिल रखा और हकीमों के लाख मना करने के बावजूद भी वे शाहजहां के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। बुरहानपुर में ही मुमताज़ ने अपनी 14वीं बेटी गौहर आरा को जन्म दिया। 14वें बच्चे के जन्म के बाद ही मुमताज़ को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उस वक्त शाहजहां जंग जीतने के लिए अपनी रणनीति बना रहे थे और मुमताज़ एक आखिरी बार
अपने पति को देखना चाहती थी। शाहजहां को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, वे अपनी सारी रणनीति और युद्ध को छोड़कर अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज़ महल के पास उनसे मिलने पहुँचे और मुमताज़ ने एक आखिरी बार अपने शहंशाह का दीदार किया। उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। शाहजहां समझ चुके थे कि ये उनकी और मुमताज़ महल की आखिरी मुलाकात है। ये वही मंजर था जब पूरी मुग़ल सल्तनत गम के बादलों में डूब चुकी थी। मुमताज़ महल ने अपने आखिरी समय में शाहजहां से 2 ख्वाहिशें जाहिर की। उन्होंने कहा था कि उनके मरने के बाद उनका सबसे खूबसूरत मकबरा बनाया जाए और इसके साथ ही साथ मुमताज़ महल ने शाहजहां से दूसरी शादी ना करने का भी वादा लिया था। ये दोनों वादे लेने के बाद मुमताज़ ने आखिरी बार पलक झपकाई और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुमताज़ महल की मौत के बाद शाहजहां की तो जैसे दुनिया ही बदल चुकी थी। अपनी उस बेगम जिसे वो अपनी सारी बेगमों में सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और जो उनके लिए सबसे ज़्यादा अजीज थी, उनके जाने के बाद शाहजहां पर तो जैसे गम के बादल टूट पड़े थे। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया था। मुमताज़ महल के गुजर जाने के गम में ना तो शाहजहां ने 8 दिनों तक कुछ खाया और ना ही अगले 2 सालों तक कोई संगीत सुना और ना ही परफ्यूम लगाया। मोहब्बत के बाद यदि उनका दिल किसी चीज़ में लगता था तो वो था आर्किटेक्चर। मुग़ल बादशाह होने के साथ साथ वे आर्किटेक्चर की दुनिया के भी बादशाह थे। शाहजहां के जीवन में अब उनके लिए उनका कोई मकसद बाकी नहीं रह गया था। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये था कि वह अपने प्यार के आखिरी ख्वाब को पूरा कर सके। मुग़ल बादशाह ने अपनी तमाम दौलत अपने उस ख्वाब के नाम कर दी थी जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। मुमताज़ के ख्वाब को पूरा करने के लिए शाहजहां को ज़मीन की ज़रूरत थी जिस पर हसीन मकबरा बनाया जा सके। ज़मीन का चुनाव शाहजहां ने खुद किया था। ताजमहल के लिए यमुना नदी के किनारे को चुना गया ताकि शाहजहां को जब भी मुमताज़ की याद आए तो वहाँ किले से ही ताजमहल का दीदार कर सके। ताजमहल के लिए जिस ज़मीन को चुना गया था वो ज़मीन आमेर के राजा की थी। इस ज़मीन को खरीदने के लिए शाहजहां ने आमेर के राजा को बदले में 4 गुना ज़्यादा ज़मीन के टुकड़े दे दिए थे। ताजमहल को बनाने के लिए ज़मीन तो मिल गई थी, लेकिन मुग़ल इंजीनियर्स के सामने अभी एक और चैलेंज था। वो ये था कि ये ज़मीन यमुना नदी के किनारे मौजूद थी। यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण वहाँ पर इमारत बनाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि वहाँ की ज़मीन काफ़ी नरम थी और अगर इस नरम ज़मीन पर खुदाई की जाती तो नदी का सारा पानी ताजमहल की नींव को नुकसान पहुँचा सकता था। लेकिन मुग़ल इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस टास्क को आसान बनाने के लिए 50 कुएं खुदवाए। मज़दूर कुएं तब तक खोदते रहते थे जब तक कि उन्हें खुश्क ज़मीन नहीं मिल जाती थी। इन कुओं को पत्थरों से भरा गया और फिर उस पर आबनूस और महोगोनी की लकड़ियों के लट्ठों से नींव बनाई गई। ये ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है जो यमुना नदी से मिलती है। यदि ताजमहल के बगल में यमुना नदी नहीं बह रही होती तो ये लकड़ी मजबूत नहीं होती। ताजमहल के लिए ज़मीन तो मिल चुकी थी और उस पर नींव भी बन चुकी थी। अब बारी थी ताजमहल के स्ट्रक्चर डिज़ाइन की, एक ऐसा डिज़ाइन जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा हो। ताजमहल के डिज़ाइन का आइडिया शाहजहां को अपने बाप दादाओं की इमारतों और मकबरों से मिला था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से कोर बिल्डिंग का आइडिया लिया गया और अपने चाचा के मकबरे से टॉम्ब का आइडिया लिया गया। और जब इन सभी को कंबाइन किया गया तो एक ऐसा शानदार और आलीशान डिज़ाइन निकलकर सामने आया जिसने आज प्यार करने वालों के दिलों में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर उस शख्स के दिल में जगह बना ली थी जिसने ताजमहल को देखा है। ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा शहर की ज़मीन पर पूरा शहर उभर आया था। उस अनोखी इमारत के निर्माण में 20 साल तक
20,000 मजदूर लगे रहते थे। एक बेगम की कब्र के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत के निर्माण में आज के समय के 20 करोड़ डॉलर से कहीं अधिक रुपए खर्च हुए थे। ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के नायाब पत्थरों को लगाया गया, जिसे चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया गया था। ताजमहल के डिज़ाइन के मुताबिक और मज़दूरों की दिन रात मेहनत के बाद उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन तो रेडी हो चुका था। अब बारी थी ताजमहल को संगमरमर से सजाने की। उस वक्त ये संगमरमर पत्थर आगरा में कहीं पर मौजूद नहीं था। इन पत्थरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसे आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया गया। हजारों टन इन वजनीय पत्थरों को और राजस्थान से आगरा बुलवाना एक मुश्किल काम बन चुका था। इस काम को आसान बनाने के लिए हाथियों का सहारा लिया गया। हाथियों की मदद से इन हजारों टन वजनीय पत्थरों को आगरा लाया गया। पत्थर आने के बाद अब बारी थी ताजमहल को खूबसूरत बनाने की। ताजमहल की खूबसूरती के लिए उसे पिएट्रा डोरा या परचीनकारी से डेकोरेट किया गया। पिएट्रा डोरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थरों को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को कीमती पत्थरों के शेप के अनुसार तराशा जाता था और फिर इन कीमती पत्थरों को ग्लू के जरिए चिपका दिया जाता था। ताजमहल को खूबसूरत और एक आलीशान इमारत बनाने के लिए मुग़ल इंजीनियर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यदि ताजमहल के मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखोगे चारों मीनारे सीधे खड़े ना होकर बाहर की ओर झुके हुए हैं। ये ताजमहल की कोई कमी नहीं थी, बल्कि मुग़ल इंजीनियर्स ने इन इमारतों को जानबूझकर बाहर की ओर झुकाया था, ताकि जब भी भूकंप और बिजली के झटके आए तो ये मीनारे ताजमहल के ऊपर ना गिरकर बाहर की ओर गिरे और ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। करीब 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 1643 में ताजमहल का काम मुकम्मल पूरा हो चुका था। काम पूरा होने के बाद इस आलीशान मकबरे में मुमताज़ को उनकी आखिरी ख्वाहिश के अनुसार दफनाया गया। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम मुमताज़ के नाम पर ही रखा। मुमताज़ महल से इस इमारत का नाम ताज महल रखा गया। हर साल मुमताज़ की बरसी पर शाहजहां मुमताज़ की कब्र पर यमुना नदी के किनारे से जाया करते थे। ताजमहल के बनने के 4 साल बाद ही मुमताज़ और शाहजहां के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद शहंशाह बन गया। शाहजहां जो 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उन्हें बंदी बना लिया गया। उन्हें आगरा के किले में ही बंदी बनाकर रखा गया। पिता होने के कारण उनके बेटे ने उनको सिर्फ एक बात की इजाज़त दी थी, वो ये थी कि वो ताजमहल को उस खिड़की से देख सकते थे जिस कमरे में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। 8 साल की कैद में रहने के बाद 74 साल की आयु में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कहे गए। शाहजहां को भी मुमताज़ के बाजू में ताजमहल के अंदर दफनाया गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक प्यार भरा लाइक ज़रूर दे दें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिस्ट्री खजाना को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।